तो इससे ये भी कहा जा सकता है, कुछ बंदों से मेरी बात हो रही थी, वो कहते जनाब आप इस बात को नहीं देखते कि फिर 9 मई को जो हमने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हालात उसी तरह के थे कि जनाब के अटैक्स हो रहे थे GHQ पे या कमांडर्स हाउस पे, फिर वहाँ पे अब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे आर्मी ने या पुलिस ने रेस्ट्रेंट की। अदरवाइज अगर ये जो कहा जाता है जी पुलिस ने क्यों नहीं रोका, फायरिंग क्यों नहीं की, मारपीट क्यों नहीं की, तो उस दिन भी लाशें गिरती, तो शायद उनका ख्याल है कि यही मकसद था, यही इनकी अप्रोच थी और हमने लाशें नहीं गिरनी थी, जिसकी वजह से जो 9 मई था कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया है। सो डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट कि 9 मई को जो पावर इस्तेमाल नहीं की गई तो वो उनका एक वाइज फैसला था ताकि एक बड़े पैमाने पे कोई इतनी बड़ा ब्लड शेड ना होता, लोग न मारे जाते बेचारे? नहीं, आई टोटली एग्री। अगर बहुत ज्यादा कोई तसादुम हो जाता, लाशें गिर जाती, हालात कहीं से कहीं चले जाते, और जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की असेसमेंट थी 9 मई की, वो तो बड़ा अर्सा तक बताते, यही कहते थे कि देखें 9 मई को लेवल ऑफ वायलेंस बहुत ज्यादा था लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी। बांग्लादेश में दोनों ही हुआ, लोगों की तादाद भी लाखों में थी और वायलेंस भी सैकड़ों में था जब लोग मरे, इसलिए वो तो चीज बिल्कुल। अब आप देखिए, वो जो आर्मी चीफ थे वो दूर करीब से रिश्तेदार भी लगते हैं हसीना वाजिद के, और उनके हैंड पिक थे। वो इतनी टिपिंग पॉइंट आ गया कि उनको भी 45 मिनट की बात ही करनी पड़ी कि बीबी अब आप जाएं। नो सर, हैंड पिक। अब अगर यहाँ पे अगर खास साहब का ख्याल है कि कोई 45 मिनट में कहेगा तो फिर उससे पहले बहुत ज्यादा आपको स्ट्रीट एजुकेशन चाहिए। अच्छा मालिक, एक बड़ी आपने आखिरी 45 मिनट्स की बात की, मुझे याद आ गया कि खान साहब ने भी सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था। इनकी जो आखिरी शाम थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, 8-10 सहाफ़ी गए हुए थे और जो मिलकर आए उनका ख्याल था कि खान साहब तो हमें मंडे और अगले हफ्ते की वो पूरा प्लान बता रहे थे कि मैंने कैसे फाइट आउट करना और कैसे करना है। उन्हें नहीं पता था कि जनाब के विद इन 1 आवर ये बदलने वाली सिचुएशन, और खान साहब को डायरी लेके जाना पड़ा। तो हसीना वाजिद साहब और इमरान खान साहब के कुछ थोड़े से हालात मिलते जुलते नहीं हैं जो लास्ट डेज या लास्ट आवर्स इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, कि खान साहब के भी उन्हें नहीं पता था कि घंटे बाद कि मैं मुसाफिर होने वाला हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ेगा। जैसे हसीना वाजिद साहब को 45 मिनट दिए गए थे तो वो सारे सहाफ़ी जो मौजूद थे वहाँ पे, साबिर शाकिर थे, फरिया अदरीस साहब थे, हमारा उस वक्त मरहूम ये शहीद दोस्त अरशद शरीफ था, ये सारे मौजूद थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। खान साहब उनको अगले महीने की स्ट्रेटजी बता रहे थे कि मैं कैसे फाइट आउट करना और हम इनको कैसे हशर नशर करेंगे अपोजिशन का, और घंटे बाद खान साहब ये वज़ीर आज़म नहीं थे। तो हसीना वाजिद साहब के साथ ये कुछ मिलता जुलता हुआ जो ये हुआ जो आप बता रहे थे। ये मसला रूफ सिविलियंस का नहीं होता या फौजियों का नहीं, ये मसला ताकत का होता है। यहीं पे आपको याद है मरहूम जनरल मुशर्रफ, उनका वो डी चौक का जलसा याद है जहाँ उन्होंने दोनों मुट्ठियां हवा में बुलंद की थी। मेरा ख्याल वो जो उसके कराची में जो मारे गए थे 50-60 लोग मारे गए थे, और उसके बाद वो भी कहाँ गए, उनको पता लगा, उनको पता लगा जाने का। मालिक वो भी 12 मई था, वैसे ये 9 मई का है, वो भी 12 मई का महीना कोई भारी पड़ा है हम। बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी पावर में होता है वो अपने बबल में होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के पावर बबल में हो, चाहे वो आर्मी चीफ के पावर बबल में हो। यही तो मसला है, जब आप इंस्टीट्यूशन से बड़ा अपने आप को समझें तो फिर यही गलतियां होती है ना। अगर इंसान गलतियां ना हो तो फिर हर बंदा 100 साल बैठा रहे। अच्छा लास्टली तो ये तो पावर। लास्टली सर जी, आज आप और मैं कमेटी में थे, आज वहाँ पे उमर अयूब खां हो गए और साथ में अतर कियानी साहब की, आप और मैं तो बिल्कुल पीछे बैठे थे, सुन रहे थे उनकी। बिलाल कियानी सारी। तो सर व्हाट हैपेंड, आपने क्या सुना, क्या जाना सर? कोई इतनी बड़ी खबर थी तो नहीं, बात थी नहीं जिसपे 2 बड़े पार्लियामेंटेरियन आपस में इतने उलझ पड़े सर? याद नहीं, उन्होंने याद नहीं जब वो उनके एक MNA आए थे जूम के ऊपर, मुबीन, और उन्होंने बात की मुबीन, तो उन्होंने कहा कि ये इस बंदे को जी ISI वाले कह रहे हैं कि तुम्हें ये मिनिस्टर बनवा देंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर बना देंगे, तुमने जाके हल्फनामा नहीं देना। तो वहां पे बिलाल ने कहा कि जी आप ये मीटिंग के एजेंडे पे बात करें, पॉलिटिकल ये पॉइंट स्कोरिंग ना करें। उसमें उन दोनों की लहदे हो गई। टेक्निकली बिलाल कियानी ठीक बात कर रहे थे, टू बी फेयर, क्योंकि वहां पे एजेंडा और था। तो उन्होंने कहा जी आप इसको पॉलिटिकल बयानबाजी में लेके जा रहे हैं। और फिर मेरा ख्याल है वैसे उमर अयूब साहब को भी हेडलाइन चाहिए थी, तो उन्होंने भी उसको ज्यादा इशू बना दिया, वरना इतना बड़ा इशू था नहीं, इतनी छोटी मोटी बातें तो होती रहती। असल मेरा ख्याल 7-7 कुर्सियां थी, अगर 7-7 कुर्सियां नहीं होती, जरा 3-4 छोड़ के होती तो मसला होना नहीं था। मेरा नहीं हो रहा था, वो करीब करीब बैठे थे ना, तो एक दूसरे को थोड़ी सी नोक झोंक हो रही थी उस पर। बड़ा थैंक यू वेरी मच सर। वो दोनों ही डिसेंट लोग हैं, वहां से उमर अयूब भी और बिलाल कियानी भी दोनों बड़े धीमे और उस तरह बड़े पॉलिश लोग हैं।
पढ़े लिखे जब ये झगड़ा हुआ, पढ़े लिखे बड़े समझदार हैं, एग्री विद यू, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एक्सक्लूसिव एनालिसिस शेयर कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरा क्लास साहब से जानेंगे, आज जिस इजलास का जिक्र कर रहे थे, कौमी असम्बली खजाना कमेटी का जो इजलास था, उसमें क्लास साहब मौजूद थे और यहाँ पे क्या होता रहा, इसके हवाले से थोड़ा डिटेल से बात करेंगे और बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पर अब क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, जो फाइनेंस कमेटी का आप जिक्र कर रहे थे उसका इजलास था, उसमें एक तो ये इनकी उमर अयूब साहब की और बिलाल अजहर कियानी साहब की आपस में जो आज हो गई, उसके अलावा भी काफ़ी मैटर्स जो थे जो वहाँ पे डिस्कस हुए, तो बताइएगा आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या आपने देखा वहाँ पे? आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे मैंने कहा, और हमारे जैसे जो स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म है, रिपोर्टर हैं, तो मैं और इमरान मगराना इकट्ठे जाते हैं। तो आज मालिक साहब भी आए हुए थे। ये बड़ी बात है, ये अच्छी लगती है मुझे कि मालिक साहब बेसिकली तौर पर ही रिपोर्टर की हमेशा ख्वाहिश होती है कि जहाँ खबर होगी वो पहुँचेगा। और आज क्योंकि स्टेट बैंक ने वहाँ ब्रीफिंग देनी थी, इकॉनमी पे देनी थी, महंगाई पे देनी थी और बहुत सारे इशूज़ थे। सो गवर्नर स्टेट बैंक ने आना था, फिर उसके बाद उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस ने आना था, ये इमदाद बुसाल साहब, वेरी जेंटलमैन, वो बड़े इनके काबिल और बड़े अरसे से उन्होंने संभाला हुआ इसको। फिर उसके बाद नए जो इनके वज़ीर हैं ये हो गए, इसके बाद वो हैं अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं, वो भी आए हुए थे। अली परवेज़ मलिक साहब ऐसे मुझे संभव मैं, क्योंकि मीटिंग्स में जाता हूँ, लिहाजा कुछ लोग मेरे मुंह से तारीफ सुनकर उनको वो होती ही नहीं है कि आप कुछ वज़ीरों की या कोई वहाँ पे जो सेनेटर्स अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप उनको अप्रिशिएट क्यों करते हैं। लोग इतने वो आए हुए हैं कि किसी की अगर कोई क्वालिटी की आप तारीफ भी करें तो लोग नहीं सुनना चाहते कि किसी की तारीफ ही ना करें। बट आई मस्ट से, कल जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अवैस लगारी साहब ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी थी, आज मैंने देखा है कि उसमें अली परवेज़ मलिक जो हैं, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड, आई मस्ट से, कि उनको अपने सब्जेक्ट का इश्यूज़ का पूरा पता है। और इससे पहले मुझे सुगरा इमाम याद है, जो सेनेटर थी, उनकी बेटियां अब्दा हुसैन साहब की, वो भी कमाल। मैं मालिक साहब को कह रहा था कि ऐसे लोगों को ना ये सेनेट से रिटायर नहीं करना चाहिए, मतलब व्हाट वुमेन के जो आती थी और गुफ्तगू करती थी। खैर ये अपनी साइड पे, तो वहाँ पे ब्रीफिंग बड़ी अहम थी। और बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे थी, वो इसके सेक्रेटरी जो हैं, इसके आमिर अहमद अली जो हैं, वो आए हुए थे। अगेन वेरी कम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट, बड़ी बड़ी टॉप पोजीशंस पे रहे। सो इट वाज ए ह्यूज एक गैदरिंग थी। और इसमें MNAs भी आए होते, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मसला था और उनके अपने इलाके में ख़वातीन और दीगर लोग जो है शिकायतें भी करते हैं कि ना हमारे साथ बैंकों का रवैया क्या है, एजेंट्स जो हैं वो कितने पैसे ले रहे हैं, वहाँ पे लेडीज़ को, बेचारी गरीब जो औरतें हैं, उनको कितना वहाँ पे एजेंट्स जो हैं बैंक वालों के साथ मिल के जिनके पैसे जाते हैं उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कैसे की जा रही है, पैसे कैसे काटे जाए, मतलब हर लेवल पे हर बंदे ने दूसरे की जेब में हाथ डाला हुआ है। जो आप कभी गुफ्तगू सुने ना, तो किसी ना किसी की जेब में हाथ है और कुछ इन लोगों को नहीं मिलता। एक गरीब बेचारी बेवा औरत है जिसको 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहाँ से भी लोग जो है ना, जो बैंक वाले बैठे हैं, मिले हुए बैंक वाले, उन्होंने बताया आज कमेटी में, वो पैसे वहाँ से भी निकाल लेते हैं कि इस औरत को अगर 12 हज़ार जा रहे हैं तो 2 हज़ार हमें दे दे, तो मुख्तलिफ तरीकों से तंग करना। खैर ये तो एक नेशन का कैरेक्टर भी शो करता है, लेकिन इन कमेटीज में क्या ये बात नहीं होती कि ये क्या हालात हैं जिसकी वजह से लोग इस हद तक मजबूर हैं? अब ये एक लंबी बहस है। बाद लोग ये कहते हैं, सुन के थोड़े से हमारे व्यूअर्स उससे एग्री नहीं करेंगे, वो कहते हैं 200 अरब रुपये से ज़्यादा आप हर साल इनको बजट जाता है, तो इससे बेहतर था इस पैसे को आप इनको स्किल इनको सिखाने पे लगाते हैं कि एक तरह की आप उनको आदी कर दिया कि काम नहीं करना, हर महीने 10-12 हज़ार रुपया घर बैठे आपको आ जाएगा। एक इस पर तनकीद आती है, बाकायदा एक तबका तनकीद करता है कि आपने लोगों को मांगने का आदी कर दिया, घर बैठे रहे काम ना करें, आ जाएगा हुकूमत की तरफ से 12-14 हज़ार रुपये हमें मिल जाएगा, हमें क्या ज़रूरत है काम करने की, देहातों में मजदूर नहीं मिलता। अब ये भी शिकायत होती है कि लोग काम नहीं करते कि घर में पैसे आ रहे हैं, एक चीज़ ये है। दूसरी साइड पर हुकूमत समझते नहीं, जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका है, जहाँ 50-60% गुर्बत है, जो उससे नीचे रह रहे, चले और हम कुछ नहीं कर सकते कि उसको हुनर सिखाएं, नौकरियां लेकर दें, कारोबार उनके करवाएं, तो चलें उनका कुछ गुजारा अलाउंस तो चलता रहे, कोई ना कोई 10-12 हज़ार रुपये उनके घरों को दें। उसमें बेवा औरतें हैं, गरीब औरतें हैं और मतलब चिल्ड्रन ऑफ लेसर कार्ड हैं, सो उनको प्रोटेक्ट करने आपने महंगाई से करना। सो दोनों चीज़ें जो है ना, इस पर आर्गूमेंट्स है, दोनों स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हैं कि आप स्किल की तरफ लेकर जाते हैं, 200 बिलियन रुपीज़ हेल ऑफ मनी, बड़ी अमाउंट है, आप लोगों में बांटते रहते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं, अगले महीने वो फिर आपसे बैठा होता है, फिर पैसे दें कि मुस्तकिल अपने पैरों पे खड़ा करने का कोई आपके पास वो नहीं है। वो कहते हैं नहीं, ये गरीब लोग हैं जनाब, अब आप इनको उसमें इस ये लंबे चक्कर में न डालें, उनको बचाएं, आप महंगाई से बचाएं, कम से कम रोटी तो अपनी खाएं, अपना घर तो चलाएं यहाँ पे। खैर वो अपनी जगह पे। अब कमिंग टू द पॉइंट, जो असल चीज़ थी आज वहाँ पर वो ये थी कि उस पर मेरा ये ख्याल है कि उमर अयूब, क्योंकि खुद उनका अपना एक प्रोफाइल है, वो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस रहे हैं शौकत अजीज़ के साथ जना मुशर्रफ दौर में, फिर वो ये इमरान खान साहब के मिनिस्टर फॉर एनर्जी थे, फिर वो दरमियान में वो पार्लियामेंट में भी रहे।
एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी डिसेंट मैन। उमर अयूब जो है बड़ा डिसेंट आदमी। अब इनका थोड़ा सा गुस्से में आए हैं, एंगर में आए हैं, नज़र आता है थोड़ा सा, ये पहले ऐसे नहीं थे। उसकी भी वजह है जो ज्यादती हुई इनके साथ कि उमर अयूब को जब पिक किया गया था इन पर टॉर्चर किया गया, मतलब 2-3 लोगों पे टॉर्चर हुए, बाकियों पे भी हुए, लेकिन आपने MNAs पे, अपने साबिक वजीरों पे टॉर्चर करना, ये बड़ी मेरा ख्याल है ज्यादती वाली बात थी। इनकी पिक्चर्स भी यही थी उमर अयूब की, इनकी पूरी पीठ पे, कमर पे उस पे निशानात थे।